स्टूडेंट्स चलते हैं, डिस्कस करते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस। स्टूडेंट्स मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस की तरफ जाने से पहले स्टूडेंट्स हम कुछ प्रैक्टिकल या रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आप सनलाइट में बैठें तो थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स आपको गर्मी फील होने लगेगी, आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ साइंटिफिकली कि आपकी बॉडी मैटर से बनी हुई है। यानी कि मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट है मॉलिक्यूल्स, यानी कि फंडामेंटली अगर मैं कहूँ तो एटम्स। यानी कि स्टूडेंट्स आपकी बॉडी रेडिएशन से इंटरैक्ट करती है। रेडिएशन आपकी बॉडी को एनर्जी देती है, आपकी बॉडी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है एंड एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है या वार्म हो जाती है, जिसका इफेक्ट आप फील करते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हमने ग्रेड 11 के अंदर डिस्कस किया था कि जब भी आप रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं किसी भी सरफेस को तो स्टूडेंट्स वो ग्लो करने लग जाती है। ग्लो क्यों करती है? क्योंकि स्टूडेंट्स वो जो हीट होती है वो उस मटीरियल के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं, एटम्स एब्जॉर्ब करते हैं। और स्टूडेंट्स क्या होता है एज अ रिजल्ट? वो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स या एटम्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइट हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स जब वो एनर्जी रेडिएट बैक करते हैं तो आपको लाइट की फॉर्म में नज़र आ रही होती है। यानी कि स्टूडेंट्स हमारे इर्द गिर्द जितना भी रेडिएटिव मैटर है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो सारा हमसे इंटरैक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास रेडिएशंस की एनर्जी कम से बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। स्टूडेंट्स आपको मेजर पार्ट ऑफ रेडिएशन नज़र नहीं आता। स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि आपके पास ये जो रेडिएशंस होती हैं स्टूडेंट्स ये आपके पास एनर्जी पोजेस कर रही होती हैं। एनर्जी पोजेस कर रही होती हैं स्टूडेंट्स तभी आपकी बॉडी के साथ इंटरैक्ट करती हैं और अपना पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं जो कि आपकी बॉडी या मैटर किसी तरह भी फील कर रहा होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं स्टूडेंट्स इनके अंदर डेफिनेट पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी होते हैं। स्टूडेंट्स हम उनको कहते हैं क्वांटा। स्टूडेंट्स अगर मैं लाइट एनर्जी की बात करूं तो स्टूडेंट्स मैं उनको उन क्वांटा या उन एनर्जी पैकेट्स को कहूँगी फोटॉन। स्टूडेंट्स आपकी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है स्टूडेंट्स इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ये वेव के तौर पे भी एक्ट करते हैं और मटेरियल पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करते हैं, जिनकी एप्लीकेशंस को स्टूडेंट्स हम आगे कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करते रहेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगी। स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि आपके सामने एक वर्चुअल एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कि वो दिखती कैसी है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपके पास साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि 90 के एंगल पे एग्जिस्ट कर रही होती है और स्टूडेंट्स वो फ्रीक्वेंटली ऑसिलेट कर रही होती है एट राइट एंगल्स। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर किस तरह से 90 के एंगल पे, जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि 90 के एंगल पे स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फ्रीक्वेंटली ऑसिलेट कर रही है यानी कि मूव कर रही है और स्टूडेंट्स इसी ऑसिलेशन में स्टूडेंट्स आपके पास वो वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी मूव कर रहे होते हैं और फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स अपनी एनर्जी दूसरे मैटर में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम डिस्कस करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको ये समझाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव की तरह भी बिहेव कर रही होती है और पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव कर रही होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली ऑसिलेट कर रहे होते हैं जबकि वो वेव की फॉर्म में मूव भी कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम कुछ टर्मिनोलॉजीज उससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। आपके सामने स्टूडेंट्स एक 2D स्ट्रक्चर है वेव का। तो स्टूडेंट्स हम कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, हम उनको दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक वेव है। द कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव crests और troughs is called as wavelength। स्टूडेंट्स वेवलेंथ को आप लेंथ के यूनिट्स में मेजर कर रहे होते हैं, आप इसको मीटर्स में मेजर कर रहे होते हैं, माइक्रोमीटर्स में मेजर कर रहे होते हैं, नैनोमीटर्स में, पिकोमीटर्स में। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं द नंबर ऑफ रेडिएशंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी रेडिएशन एक पॉइंट से कितने सेकेंड्स में गुजर रही है उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। एंड देन स्टूडेंट्स कितनी रेडिएशन कितनी लेंथ में पास कर रही है उसको आप कह रहे होंगे स्टूडेंट्स वेव नंबर। स्टूडेंट्स ये तो हो गए हमने कुछ यूनिट्स डिस्कस किए, वेवलेंथ, दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दैट ऑफ स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया वेव नंबर। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे इनका थोड़ा सा रिलेशनशिप डिस्कस करना चाहूँगी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा E is equals to
HF यानी कि फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी ज़्यादा एनर्जेटिक होगी उसकी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये तो हो गया डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी है उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। उसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स जो वेवलेंथ होगी वो उतनी ही शॉर्टर होगी और उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा होगा। इसको स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं आगे। स्टूडेंट्स आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास पूरी रेंज है स्पेक्ट्रम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक ख़ास एनर्जी लेवल से फ्रॉम लोएस्ट एनर्जी लेवल्स टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स, जो कि स्टूडेंट्स हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और स्टूडेंट्स हमें कुछ ऐसी रेडिएशंस हैं जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं स्टूडेंट्स जो हमें नज़र आ रही होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं नज़र आ रही होती, उनको हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू। स्टूडेंट्स आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास वेवलेंथ है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, आपके पास हायर वेवलेंथ है। ये स्टूडेंट्स आपके पास वेवलेंथ यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रॉफ्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है। हायर वेवलेंथ से स्टूडेंट्स हम चल रहे हैं लोअर वेवलेंथ की तरफ, जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ डिस्टेंस कम हो गया, यानी कि वेवलेंथ कम हो गई। हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ का मतलब है स्टूडेंट्स हम चल रहे हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस टुवर्ड्स हायर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी कि स्टूडेंट्स सब्सिक्वेंटली फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टुवर्ड्स हायर फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की किस रेंज में फॉल करती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर एक सम ऑफ एनर्जी रेडिएशंस आती हैं जिनके मुख्तलिफ नाम हैं और उनसे स्टूडेंट्स रिलेटेड डिफरेंट तरह की एनर्जीज़ हैं जिनको हम आगे डिस्कस भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास सबसे ज़्यादा हायर वेवलेंथ पे आती है रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन्स। स्टूडेंट्स रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन स्टूडेंट्स आपके एटम्स के न्यूक्लाई को इम्पैक्ट कर रहा होता है, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास जब वेवलेंथ थोड़ी सी शॉर्ट होने लगती है तो आपके पास आ जाता है माइक्रोवेव रीजन। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है इंफ्रारेड रीजन, और स्टूडेंट्स इसकी वेवलेंथ आगे से आगे कम होती चली जा रही है। जैसे रेडियो रीजन के लिए 10⁻³ मीटर थी, माइक्रोवेव के लिए 10⁻⁻² मीटर थी। देन स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू मज़ीद कम हो गई जब आपकी वेवलेंथ की वैल्यू मज़ीद कम हो गई, यानी कि 10⁻⁻⁵। देन स्टूडेंट्स आपके पास विजिबल रीजन आ गया। स्टूडेंट्स विजिबल रीजन आपके पास वो स्पेक्ट्रम का रीजन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वो रीजन है जिसको आप देख सकते हैं अपनी नेकेड आई से, यानी कि स्टूडेंट्स इस पे आपकी वेवलेंथ मज़ीद कम हो गई। देन स्टूडेंट्स अल्ट्रा वायलेट में मज़ीद आपकी वेवलेंथ कम हो गई, यानी कि अब यहाँ पे एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई है। देन स्टूडेंट्स एक्सरे रीजन जो कि हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस है, आपकी जो वेवलेंथ है वो मज़ीद शॉर्ट हो गई, यानी कि एनर्जी मज़ीद ज़्यादा हो गई है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये वही एक्स रेज हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम दैट ऑफ कैथोड रेज व्हेन दे फॉल ऑन अ हैवी मेटल टारगेट, जिसको हमने ग्रेड 11 में भी डिस्कस किया था। देन स्टूडेंट्स आपके पास आती हैं गैमा रेज जो कि स्टूडेंट्स आपके न्यूक्लाई को डिस्टर्ब कर सकती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स जो न्यूट्रॉन होती हैं इन नेचर। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, उनकी टाइप्स को, और हमने देखा कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किस रीजन में फॉल कर रही हैं। और स्टूडेंट्स हमने एक तरह से देख लिया कि ट्रांजिशन कैसे हो रही है फ्रॉम हायर वेवलेंथ टू लोअर वेवलेंथ, यानी कि फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, यानी कि थोड़ा सा हमने रिलेशनशिप डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट्स आपको ये रिलेशनशिप याद रखना होगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जीज का भी अंदाजा होना चाहिए ताकि आप स्पेक्ट्रोस्कोपीज को डिस्कस करें। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम देखते हैं, मजीद एक नज़र डालते हैं टेबल के ऊपर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस टेबल में हम देख रहे हैं कि कैसे आपके पास वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और एनर्जी चेंज हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज़ पे अगर आप नज़र डालें तो कॉस्मिक रेज आपके पास हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन हैं, 2 × 10⁻11 सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आती हैं गैमा रेज। देन स्टूडेंट्स आपके पास आती हैं एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स आपके पास ट्रेंड हो गया कि कैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और एनर्जी इन तमाम रेडिएशंस की आपस में रिलेट कर रही है। तो स्टूडेंट्स इसको हमने डिस्कस किया। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं कि जब रेडिएशन आपके मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करती है तो उनके अंदर स्पेसिफिकली क्या चेंज ला रही होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब भी आपके मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं
यूवी विजिबल रेडिएशन से, तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, यानी कि यूवी या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब आपके वाटर मॉलिक्यूल पे फॉल होगा, एज एन एग्जांपल हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूल्स के वो एक्साइट हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में चले जाएंगे और उसके बाद एनर्जी रिलीज करके वापस लोअर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए जब आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का विजिबल और अल्ट्रावायलेट पार्ट इन रिलेशन आया विद दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देन स्टूडेंट्स चलते हैं इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम क्या करता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम आपके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन चेंज करवाता है, उनको वाइब्रेट कराता है, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गई आपकी वाइब्रेशंस। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो माइक्रोवेव रीजन है स्टूडेंट्स वो रोटेट करवाता है आपके मॉलिक्यूल को। यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गई रोटेशंस, यानी कि आपका मॉलिक्यूल कैसे बॉन्ड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, यानी कि अलोंग बॉन्ड एक्सिस मूव कर रहे हैं आपका वाटर मॉलिक्यूल पूरा, जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एरोज में की फॉर्म में ड्रॉ कर रही हूँ, यानी कि रोटेट कर रहा है। देन स्टूडेंट्स रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स जब आपके मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं तो आपकी मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टूडेंट्स जो एटम्स के अंदर न्यूक्लियाई हैं उनकी स्टूडेंट्स स्पिन चेंज कर रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कंडीशंस डिस्कस की कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के मुख्तलिफ पार्ट्स जब आपके मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं तो उनके अंदर क्या चेंज लेके आते हैं। स्टूडेंट्स इसी बेस पे हम डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्क्राइब्स द इंटरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर, यानी कि जो हमने इंटरेक्शंस अभी डिस्कस किए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी उन्हीं को डिस्कस करती है। और स्टूडेंट्स आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों ज़रूरी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टूडेंट्स आपके पास स्टडी इसलिए ज़रूरी है ताकि आप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को मज़ीद जान सकें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ये देख सकें कि नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कितने हैं, डबल बॉन्ड्स कहाँ प्रेजेंट हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप एज अ होल मॉलिक्यूल को देख के स्ट्रक्चर एलुसिडेट नहीं कर सकते। तो आपके पास ये कुछ मेथड हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है, तो आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं। देन स्टूडेंट्स आप फिर देख रहे हैं आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, आप इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं कि रेडियो वेव्स आती हैं सबसे पहले आपके पास हाई वेवलेंथ रीजन में, देन माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, देन विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड देन गैमा रे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर के जब भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है तो उसके अंदर चेंजेस लेके आती है। तो स्टूडेंट्स इन चेंजेस को हम एक ग्राफ के तौर पे या एक ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट भी कर सकते हैं, यानी कि इनको आप अपने सामने प्लॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं फिजिकली। कैसे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस ग्राफ को डिफाइन कर रहे होंगे जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। A graph that shows the intensity of radiation at different wavelengths, यानी कि स्टूडेंट्स आपको पता है अच्छी तरह से कि हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड एक एनर्जी होती है, स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है एंड फ्रीक्वेंसी होती है। तो स्टूडेंट्स आप डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर, डिफरेंट एनर्जीज़ के ऊपर एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर कि कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपकी पर्टिकुलरली आपके कंपाउंड ने एब्जॉर्ब की है या कैसा चेंज उसके अंदर प्रोड्यूस किया है, उसको आप अपने ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रम। उस पर्टिकुलर ग्राफ को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। द रिस्पॉन्स ऑफ द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सिस्टम टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द रेडिएशन इज़ कैलकुलेटेड, यानी कि स्टूडेंट्स आप डिफरेंट वेवलेंथ्स पे देखते हैं कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके सामने है, आपके सामने स्टूडेंट्स एक ग्राफ है जिसको हम कह रहे हैं स्पेक्ट्रम, जो कि स्टूडेंट्स अगेंस्ट वेवलेंथ प्लॉटेड है। और स्टूडेंट्स आपने एक पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है अगेंस्ट वेवलेंथ स्टूडेंट्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आपके पास मैटर ने रेडिएशन एब्जॉर्ब की इन द फॉर्म ऑफ विजिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स क्या आपके पास हो गई स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन, हमने डिस्कस किया स्पेक्ट्रम को। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन एवर अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स एनर्जी अ ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स, एब्जॉर्ब की एनर्जी आपके मॉलिक्यूल ने कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी। या तो आपका मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स वाइब्रेट करने लगेगा, या तो आपका मॉलिक्यूल अबाउट बॉन्ड एक्सिस उसके एटम्स रोटेट करने लगेंगे, या स्टूडेंट्स आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ज़्यादा हायर एनर्जी की वजह से। बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी मिली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि हम नहीं देख सकते, तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेकेज भी हो सकती है, बॉन्ड क्लीवेज हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ हायर एनर्जी ये भी कर सकती है कि आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दे, यानी कि स्टूडेंट्स लोअर एनर्जी रेडिएशन में कॉज अ मॉलिक्यूल रोटेशन
or a bond vibration, whereas higher energy may cause promotion of electrons or bond cleavage. तो स्टूडेंट्स ये आपका प्रिंसिपल है बिहाइंड स्पेक्ट्रोस्कोपी और किस तरह से रेडिएशन उसको अफेक्ट करिए हमने एक दफ़ा फिर से देख लिया। देन स्टूडेंट्स आप स्पेक्ट्रम जनरेट कैसे कर सकते हैं, आपने ग्राफ प्लॉट करना है कि किस तरह से आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपकी मॉलिक्यूल्स ने या मैटर्स ने एब्जॉर्ब की हैं और उसका रिस्पांस आगे से कैसा है। तो स्टूडेंट्स आप स्पेक्ट्रम कैसे जनरेट करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब बाय अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्टूडेंट्स आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड ने या पर्टिकुलर जिसका आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब की है। स्टूडेंट्स बेसिक कंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर हम दो तरह के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन देख लेंगे। कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट सबसे पहले आती है आपके पास एक लाइट सोर्स ऑफ रेडिएशन, वो रेडिएशन फॉल कर रही होती है एक मोनोक्रोमेटर पे और प्रिज्म पे। स्टूडेंट्स जो मोनोक्रोमेटर होता है, मोनोक्रोम यानी कि स्टूडेंट्स मोनो का मतलब होता है वन और क्रोमा का मतलब होता है कलर, यानी कि एक वेवलेंथ की, हर कलर से स्टूडेंट्स एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। तो हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि उस मोनोक्रोमेटर का काम होता है कि एक वेवलेंथ की रेडिएशन अपने में से अलाउ करे टू पास। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है सैंपल कवर्ट। स्टूडेंट्स आपके पास जो सैंपल कवर्ट होता है वो एक छोटी सी ट्यूब होती है, एक छोटा सा बीकर होता है ग्लास का, क्वार्ट्ज का भी होता है स्टूडेंट्स, वो उसके अंदर आप अपना सैंपल पोर करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है डिटेक्टर जो कि डिटेक्ट कर रहा होता है आपके सिग्नल्स को, एंड देन स्टूडेंट्स जो रिजल्ट होता है वो स्पेक्ट्रोग्राफ के ऊपर प्लॉट हो रहा होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत सिंपल आपके पास है कि लाइट सोर्स है, उसको आपने स्लिट में से पास कराया, देन स्टूडेंट्स आपने उसको मोनोक्रोमेटर में से पास कराया जो कि अलाउ करेगा जो कि लाइट को स्प्लिट करेगा और आगे से स्टूडेंट्स आप स्लिट लगा देंगे, सिर्फ एक रेडिएशन को पास होने देगा फ्रॉम दैट ऑफ सैंपल, यानी कि कवर्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स कवर्ट आपने रखा होता है, एंड देन स्टूडेंट्स डिटेक्टर है वो डिटेक्ट करेगा और आगे स्टूडेंट्स आपका स्पेक्ट्रम ग्राफ जनरेट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास दूसरी एग्जांपल है जिसमें स्टूडेंट्स आप एक रेफरेंस सॉल्यूशन ले रहे हैं और आप एक सैंपल ले रहे हैं और आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों को डाटा के थ्रू कंपेयर कर रहे होते हैं और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप डाटा रीड आउट आपका स्पेक्ट्रम प्लॉट कर रहा होता है अगेंस्ट वेवलेंथ, यानी कि स्टूडेंट्स कौन सी वेवलेंथ पे कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई। स्टूडेंट्स आपके पास होता है ये कि मिरर होता है, आपने मिरर लिया हुआ है और एक फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है ताकि आपके पास जो लाइट है वो स्पेसिफिक रेडिएशन की वेवलेंथ की जो है ना वो फॉल करे ऑन दैट ऑफ मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर में स्टूडेंट्स आपने क्या होता है कि वहाँ पे लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होती है, स्प्लिट हो जाती है, आपने क्या किया होता है वहाँ पे स्लिट लगाई होती है ताकि एक वेवलेंथ की लाइट जो है वो बीम स्प्लिटर में से गुजरे, वही स्टूडेंट्स आपके पास सैम्पल में से गुजर रही है, वही यहाँ से स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट होकर मिरर पर फॉल करके रेफरेंस में से गुजर रही है, एंड देन स्टूडेंट्स डाटा प्रोसेसिंग के बाद आपके पास स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन, यानी कि आप दो डाटास को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं बाय मींस ऑफ स्टूडेंट्स डबल स्लिट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। देन स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया, हमने वेवलेंथ से स्टार्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, उसको हमने रिलेट किया स्पेक्ट्रोस्कोपी से। देन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया स्पेक्ट्रम क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड देन स्टूडेंट्स हमने देखा कि आपका ग्राफ कैसे प्लॉट हो सकता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे काम करता है स्टूडेंट्स। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। थैंक यू।